Searching for relevant information on healthcare? Watch experienced medical professionals talk on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेरी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए हमेशा ट्रेंडिंग और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को लगातार लाते रहते हैं। एक हेल्दी डिजीज फ्री लाइफ जीने के लिए आपको अवेयर बनाना और उसके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज एंड व्यूज एंड ओपिनियंस को आपके अटेंशन में लाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेरी सर्कल। टुडे ऑन आवर प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर सुहैब राउत विद अस। Dr. Suhaib Raut has completed his urology training from one of the best hospitals in India, that is PD Hinduja National Hospital. He has received further advanced training at Sir H.N. Reliance Hospital. He was selected for a fellowship at the prestigious OLB Hospital, Belgium, where he trained in uro-oncosurgery and robotic surgery under Dr. Alex Mottry, head of European robotic surgery. Dr. Suhaib believes in providing modern guidelines-based quality care to all his patients. आज ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ मेरी सर्कल में डॉक्टर सुहैब हमसे जुड़ रहे हैं। वेलकम सर, हाउ आर यू टुडे? Yeah, I'm doing good. Thank you for inviting me. यू मोस्ट वेलकम सर। और इंटरव्यू में आज का हमारा पहला प्रश्न आपसे है कि क्या प्रोस्टेट कैंसर का इलाज संभव है? जी बिल्कुल संभव है इलाज प्रोस्टेट कैंसर का। प्रोस्टेट कैंसर सबसे माइल्ड कैंसर माना जाता है, वन ऑफ द माइल्ड कैंसर्स माना जाता है। तो अगर उसको हम अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करते हैं, जिसको हम नॉन मेटास्टेटिक स्टेज बोलते हैं, मतलब प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ कैंसर इज लोकलाइज्ड टू प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के बाहर अगर कहीं फैला नहीं है और ऐसी स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो उसका क्योर पॉसिबल है और काफी तरीकों से पॉसिबल है। एक तो पहला ऑप्शन उसमें रहता है कि सर्जरी, दूसरा ऑप्शन रहता है क्यूरेटिव रेडिएशन, जिसको कॉमन लैंग्वेज में शेक देना भी बोलते हैं या लाइट देना बोलते हैं कुछ लोग। सर्जरी में भी दो तीन ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि ओपन सर्जरी हम कर सकते हैं या फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं, और सबसे एडवांस जो टेक्नोलॉजी आज की दुनिया में है वो है रोबोटिक सर्जरी, जो हम प्रोस्टेट कैंसर के लिए कर सकते हैं। सर्जरी का एडवांटेज ये रहता है कि हम प्रोस्टेट की जो गांठ रहती है, जो प्रोस्टेट नाम की ग्रंथि रहती है, उसको पूरी तरह से हम निकाल देते हैं और कोई भी कैंसर अंदर बचता नहीं है। और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम कीमोथेरेपी या फिर कुछ ड्रग्स आते हैं वो दे सकते हैं। रेडिएशन का एडवांटेज ये है कि उसमें कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है, कोई बॉडी में कट या होल वगैरह कुछ भी नहीं होता है, आपको सिर्फ रेडिएशन के लिए जाना होता है और रेडिएशन लेने के बाद प्रोस्टेट कैंसर क्यूरेबल रहते हैं। दोनों के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल हैं, बट इट पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट ट्रीटमेंट दे वांट, कौन से ट्रीटमेंट उनको सूट करता है, राइट। उसके साइड इफेक्ट्स उनको एक्सेप्टेबल है या नहीं। सर्जरी के साइड इफेक्ट्स कुछ अलग रहते हैं, रेडिएशन के कुछ अलग रहते हैं। तो हम पेशेंट्स को ऑप्शन देते हैं जब भी क्यूरेबल स्टेज में वो आते हैं, तो वी गिव देम ऑप्शन कि दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल आपके इस स्टेज के हिसाब से। सर्जरी है, ऑप्शन है, रेडिएशन में ये ऑप्शन है, तो उस हिसाब से दे विल वो चूज करते हैं एंड देन वी टेक अ कॉल एंड गो अहेड। तो फॉर 90% ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली क्यूरेबल रहते हैं, और इवन इफ अगर एडवांस स्टेज में आते तो भी उनका इलाज हम कर सकते हैं। आपने अभी भी ये बताया कि एडवांस स्टेजेस में भी ट्रीटमेंट हो सकता है, तो ये एडवांस्ड, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोस्टेट कैंसर के एडवांटेजेस रोबोटिक सर्जरी के में बता चुके हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बाकी ट्रीटमेंट्स के क्या एडवांटेजेस हैं या बाकी ट्रीटमेंट्स और क्या हैं, थोड़ा डिटेल में आप बताइए। बाकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो जो रेडिएशन मैंने बोला था, रेडिएशन में दो प्रकार के रेडिएशन होते हैं। एक तो जो बाहर से शेक देते हैं या बाहर से रेडिएशन देते हैं, जिसमें बॉडी में कोई इम्प्लांट नहीं होता है,
उसको EBRT बोलते हैं, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। तो उसमें सिर्फ वो मशीन के ऊपर पेशेंट को लेटाते हैं और वो मशीन टारगेट करती है प्रोस्टेट ग्लैंड को पर्टिकुलरली, एंड देन दैट रेडिएशन इज, वो रेडिएशन प्रोस्टेट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके दिया जाता है। तो इसका एडवांटेज ये है कि पेशेंट को कोई एडमिट करने की जरूरत नहीं है, बस उनको डे केयर बेसिस पे आना है, रेडिएशन लेना है, कोई पेन नहीं होता है, कोई कट नहीं होता है, कोई ब्लीडिंग नहीं होता है, और वो रेडिएशन लेके जा सकते हैं। पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि दे हैव टू टेक 28 साइकिल्स, तो 28 बार उनको हॉस्पिटल आना पड़ेगा हर बार शेक लेने के लिए। दैट रेडिएशन इटसेल्फ विल टेक ओनली 10-15 मिनट्स, सिर्फ 10-15 मिनट लगेंगे प्रोसीजर के लिए, लेकिन बट 28 बार सिटिंग्स उनको कई हो हॉस्पिटल, जाती हैं, ओके, बट दे हैव टू हैव सिटिंग मल्टीपल ज्यादा हो सिटिंग्स जाती है। पर। ओके। तो ये है एक्सटर्नल बीम। दूसरा है एक सीड्स आते हैं, रेडियो एक्टिव सीड्स रहते हैं जो प्रोस्टेट के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रेकीथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी बोलते हैं। उसमें रेडियो एक्टिव सीड्स रहते हैं जो प्रोस्टेट के अंदर इम्प्लांट करते हैं, और ये फिर रेडिएशन एमिट करते रहते हैं। तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 years रेडिएशन एमिट करते रहते हैं और प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स को मार देते हैं। तो वो भी एक नॉन इन्वेजिव, मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है। मतलब आपको एक ही दिन के लिए आना है, एडमिट होना है, और नेक्स्ट डे यू कैन गो होम। बट रेडिएशन के डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं, जैसे कि रेडिएशन से बाकी ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल सर्जरी में हम सिर्फ प्रोस्टेट निकालेंगे, बाकी ऑर्गन्स को कुछ नहीं करेंगे। पर रेडिएशन में इतना स्पेसिफिक नहीं रहता है। प्रोस्टेट के आजू बाजू ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे कि रेक्टम है जो बॉवेल की एरिया है, फिर यूरिनरी ब्लैडर है जो यूरिन स्टोर करता है, वो उनके ऊपर भी थोड़ा रेडिएशन का असर होता है। उसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन में ब्लड जाना, या फिर टॉयलेट में प्रॉब्लम होना, ये सब प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम पेशेंट को हमेशा चॉइस देते हैं कि ये सर्जरी है, ये इसके ये एडवांटेजेस है, ये डिसएडवांटेजेस है, ये रेडिएशन है, इसके ये फायदे हैं, इसके ये नुकसान है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते। हम इसमें चॉइस की हाँ, बात कर रहे हैं, कस्टमाइज ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा अगला हाँ, प्रश्न आपको बिल्कुल चौंका देगा, क्योंकि अभी तो नॉर्मली लोग हाँ, यूं ही कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर और हाँ। पैनक्रियाटिक कैंसर के बीच में कोई संबंध होता है, क्या ऐसा वाकई है? देखिए, प्रोस्टेट जो है एक यूरिनरी ऑर्गन है, जो जो हमारे पेशाब की थैली रहती है, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, उसके बिल्कुल नीचे होता है प्रोस्टेट नाम का जो ग्लैंड होता है। एंड पैनक्रियाज इज अ टोटली डिफरेंट ऑर्गन। पैनक्रियाज का फंक्शन होता है कि इंसुलिन बनाना बॉडी में, फिर दूसरे जूसेस बनाना, जिससे जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाए। ये सब पैनक्रियास का फंक्शन होता है। तो यूजुअली दे आर नॉट रिलेटेड, नहीं है प्रोस्टेट और पैनक्रियास कैंसर। बट एक जीन रहता है, BRCA जीन बोलते हैं इसको, जिसमें कोलॉन, पैनक्रियास, ब्रेस्ट, ओवरी और प्रोस्टेट, ये 4-5 कैंसर एक साथ हो सकते हैं, या फिर इनमें से 2-3 कैंसर एक साथ हो सकते हैं। तो ये जीन अगर किसी में म्यूटेट हुआ है, या ये जीन इफेक्ट हुआ है, तो ऐसे पर्सन में प्रोस्टेट पैनक्रियाटिक कैंसर एक साथ पाए जा सकते हैं। और दूसरा एक ये है कि कभी-कभी प्रोस्टेट कैंसर पैनक्रियाज में जाकर फैल सकता है। मतलब इन राइट। एडवांस स्टेजेस प्रोस्टेट कैंसर कैन स्प्रेड टू द पैनक्रियाज, बट it is very rare for prostate cancer to spread to pancreas. It can happen in very, very advanced stage. सर, एक प्रश्न मुझे और भी आया था कुछ ऑडियंस का, कि क्या प्रोस्टेट कैंसर और ब्लैडर कैंसर में कोई संबंध है? देखिए, एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने बताया आपको कि प्रोस्टेट एक यूरिनरी ऑर्गन है और ब्लैडर के बिल्कुल नीचे होता है। तो प्रोस्टेट कैंसर अगर एडवांस स्टेज में है तो इट कैन स्प्रेड टू द ब्लैडर, और वाइस वर्सा, अगर ब्लैडर कैंसर एडवांस स्टेज में चला जाता है तो प्रोस्टेट कैंसर में फैल सकते हैं। इनफैक्ट 70% ऑफ द ब्लैडर कैंसर जो हम देखते हैं वो ऑलरेडी प्रोस्टेट में जा चुके होते हैं, या फिर प्रोस्टेट कैंसर उनके साथ को एग्जिस्ट करता है। बट प्रोस्टेट कैंसर के सिर्फ 4% पेशेंट्स में ब्लैडर कैंसर में इफेक्ट होने का चांसेस है। बट एज सच दे हैव नो रिलेशनशिप, बट सिंस दे आर क्लोज टू ईच अदर, बिल्कुल पास रहते हैं वो दोनों ऑर्गन, इसलिए एक कैंसर दूसरे के अंदर ऑर्गन के अंदर स्प्रेड हो सकता सो डॉक्टर सुहैब, आपको वो जाने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस के लिए अगर है। कोई मैसेज देना चाहते हैं प्रोस्टेट कैंसर से संबंधित, तो नाउ इज द टाइम, आप प्लीज कुछ शेयर करें।
यस, तो मैं 2 इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि वन्स आपकी एज एक बार 55 टू 60 तक पहुँच जाती है, तो यू कैन डू अ सिंपल टेस्ट कॉल्ड एज़ सीरम पीएसए। ईयरली आप कर सकते हैं एंड वेरी चीप, 400-500 रुपीज़ में हो जाता है। तो उससे आपका प्रोस्टेट कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सकता है। एंड नाउअडेज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर, एटलीस्ट 1 मिलियन केसेस एवरी ईयर वी आर फाइंडिंग। तो इफ यू डू दिस सिंपल टेस्ट हर साल आप करेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर अर्ली डिटेक्ट होगा और हम अर्ली स्टेज में उसको ट्रीट कर पाएंगे। और दूसरी बात, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके ब्रदर को या फादर को, ग्रैंडफादर को प्रोस्टेट कैंसर पहले हो चुका है, तो स्पेशली आपको ध्यान देकर ये टेस्ट करना ही चाहिए। वंस यू रीच द एज ऑफ 50 ईयर्स एवरी ईयर आपको ये टेस्ट करना चाहिए। दूसरा मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर से डायग्नोज हो चुके हैं, इवन इफ अर्ली स्टेज हो, एडवांस स्टेज हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इवन इफ मोस्ट एडवांस स्टेज में भी प्रोस्टेट कैंसर के लिए मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और बहुत सारे लोग जिनको प्रोस्टेट कैंसर होता है, दे यूजुअली डोंट डाई ऑफ प्रोस्टेट कैंसर एज सच, दे डाई ऑफ अदर नेचुरल कॉजेज, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया या ओल्ड एज की वजह से मर गए। बट यूजुअली प्रोस्टेट कैंसर में बहुत अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। So don't get scared if you have been diagnosed and get yourself treated, and it's possible to detect it early as well. और इस शानदार से मैसेज के साथ ही इस इंटरव्यू के लिए हम आपको थैंक यू कहना चाहेंगे। और सारे ऑडियंस को हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि इफ एट ऑल आपको ऐसा कुछ भी डाउट है कि आपको ऐसी कोई बीमारी हो सकती है, आपको कोई भी यूरिनरी प्रॉब्लम लग रही है, तो प्लीज गो एंड सीक अ प्रोफेशनल हेल्प। आप जाइए किसी भी डॉक्टर के पास, आप स्क्रीनिंग कराइए, आपको जो टेस्ट रिकमेंड किए हमारे डॉक्टर सुहेब ने, आप उनको कराने की कोशिश करिए। तो आई एम श्योर अगर कुछ भी डिटेक्ट होगा तो इट्स क्योरेबल, आप काफी हद तक इससे ठीक हो सकते हैं। तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। Thank you so much for coming on our show and sharing your valuable time and insights with us. I want to thank you on Thank you. behalf of everyone here at MediCircle. It was really a pleasure having you today. Thank you. Thanks a lot. Thank you.